एवं गमन, यहाँ तक कि उनकी बिक्री भी होती रही। मानव सभ्यता की उत्क्रांति के अलग अलग आयामों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती रही है। विगत 300 साल से औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों की चेतना में बढ़ोतरी होने से मालिक और मजदूरों का संघर्ष होता रहा है। हमारे देश की अगर बात करें तो सामंती व्यवस्था से पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में अंग्रेजों के जमाने से भूमि के मालिकी हक सुनिश्चित किया गया है और जंगलों को फॉरेस्ट एक्ट के तहत राज्य की मालिकी घोषित किया गया है, जिसके चलते एक बड़ा समूह जिसमें ज्यादातर आदिवासी भूमिहीन मजदूरों में रूपांतरित होते रहे हैं। आजादी के बाद विकास के नाम पर आदिवासी इलाकों के जंगल एवं गांव की जमीन सरकार अपने संस्थानों के लिए या निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहित करती रही है। इसलिए आदिवासियों की स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी हो गई है। देश और दुनिया में लोकशाही व्यवस्थाओं एवं मजदूरों के आंदोलनों के चलते हुए उनके लिए कई सुरक्षा के कानून बने हुए हैं। अपने देश की बात करें तो रोजगार गारंटी कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून, बाल मजदूरी बंदी कानून, बंधुआ मजदूर नाबूदी कानून, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण, जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं 0 से 14 साल के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा का अधिकारों के कानून बनाए गए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह सब कानूनों का न तो प्रामाणिकता के साथ अमल किया गया या ना तो वह पर्याप्त है। हम जानते हैं कि मूल समस्या भूमि के आवंटन की है, जो आजादी के बाद भी नहीं हुई है। इसलिए गांव के जो भूमिहीन हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर गांव की जमीन उनको आवंटित करना चाहिए, तभी खेत मजदूरों की समस्याओं का निवारण हो सकता है। ये पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव, हमारे देश में अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया और सन 1927 में उसको वापस अपडेट किया। उसका मुख्य उद्देश्य, वन कानून का जो मुख्य उद्देश्य है, वह सरकार जंगल को सरकारी मालिकियत बनाना और इसको बाजार के लिए इस्तेमाल करने का था। आजादी के बाद उद्यान, अभ्यारण्य, टूरिज्म व अन्य विकास के प्रकल्पों के नाम पर जंगल कम होते रहे हैं और जंगल पर आधारित आदिवासी समुदाय बेसहारा बेवतन होता रहा है। आदिवासियों के लंबे संघर्ष के बाद सन 2006 में आदिवासियों के वन अधिकारों की मान्यता देने हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 को भारतीय संसद में पारित किया गया और उसका अमल 2008 में शुरू हुआ। हम जानते हैं कि इस कानून के हमारे लोगों को आधी अधूरी जानकारी मिलती रही और अमल भी निष्ठा से नहीं हुआ। इस कानून में जो समुदाय वन भूमि
का अधिकार और हमारे लोग जो वन भूमि जोत रहे थे और वन उपज पर निर्भर थे, वो अधिकार कानूनन मिलने चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता। और ये कानून के खिलाफ भी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में गया और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ एक्ट और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के नाम पे हमारे जो आदिवासी उस जमीन में रह रहे हैं उनको गैर कानूनी घोषित किया, उसका एनक्रोचमेंट घोषित किए और 11 लाख परिवारों के जो क्लेम्स के दावे थे उसको निरस्त किया। हम मानते हैं कि इस मुकदमे के समय केंद्र एवं राज्य सरकार अगर निष्क्रिय नहीं रहती तो ऐसा फैसला नहीं आता। इतने बड़े आदिवासी समुदाय अपने पैतृक नैसर्गिक निवासों से बेदखल नहीं होते। इसलिए हम चाहते हैं कि इस समस्या को संवेदनशीलता के साथ हल किया जाए और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो नए सुधार किए जा रहे हैं, जिसके चलते अभी आदिवासी जंगल में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे, ऐसी स्थिति निर्माण होने वाली है, उसको तुरंत निरस्त किया जाए। तीसरा, भारतीय संविधान में आदिवासी जो कि इस देश के मूल निवासी हैं, उनके लिए अंग्रेजों के समय से जो पूर्ण वर्जित क्षेत्र एवं अंशतः वर्जित क्षेत्र के लिए अलग प्रावधान जो कि 6वीं और 5वीं अनुसूची के तहत आजादी के बाद संविधान में रखे गए थे, उसका अमल सन 1996 तक नहीं हुआ। 1996 में जब समता जजमेंट आया तो सरकार ने बोरिया समिति का गठन किया और उसके चलते ऐसा कानून हमारे सामने रखा गया। पैसा का मतलब है दो राज्यों में कानून नहीं बनाए हैं और जो 8 राज्यों में कानून नियम बनाए हैं वो भी आधे अधूरे नियम बनाए हैं, जिसमें ग्राम सभा जो मुख्य थी, जिसके सहमति के बिना कोई भी प्रकल्प नहीं हो सकता है और कोई भी भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता है, ऐसा जो प्रावधान था वो प्रावधान को निकाल दिया गया। इसलिए वो पुनः मूल्यांकन करे, वो आत्मनिरीक्षण करे, क्योंकि ये जो हमारे संविधान की भावना थी, वो भावना ये थी कि जो हमारी लोकशाही व्यवस्था है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो लोगों का सहभाग निर्णय में या शासन प्रशासन में कैसे बढ़े, इसके लिए ये प्रावधान डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेसी, लोगों की अपनी लोकशाही, या जो कह रहे हैं कि अपने गांव में अपना राज, हमारा राज, ऐसी जो बात हो रही है उसको मूर्त स्वरूप देने के लिए संविधान में ये प्रावधान किया गया। अमल नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि ये जो बात है, ये बात बहुत प्रोग्रेसिव प्रगतिशील बात है, लोगों को सीधी सत्ता देने की बात है। तो हमारा देश अगर ये चीज कर सकता है तो दुनिया में हमारे देश को गौरव मिलेगा, हमारी सरकार गौरवान्वित होगी, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए इस दिशा में भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए। चौथा जो प्रस्ताव है वो हम आदिवासी एकता परिषद की ओर से आजादी के बाद अलग अलग कानूनों के तहत कोई भी कानूनी प्रक्रिया के बिना
देश की जेलों में लाखों की तादाद में आदिवासियों और अन्य गरीब लोगों को रखे गए हैं। उन्हें प्रक्रिया करके रिहा करने का सुझाव अलग अलग माध्यमों से देते रहे हैं। इस गंभीर समस्या पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के न्यायाधीशों को तुरंत कार्यवाही करने के लिए सूचित किया है। हम चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ अमल हो। तो ये लिए आजादी के बाद करीबन 3 करोड़ लोगों को विस्थापित किया गया है। होना ऐसा चाहिए था कि विस्थापित किया ही न जाए, और अगर विस्थापित करना पड़े तो उसके पहले पुनर्वसन की व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में हमने बार-बार राज्य एवं केंद्र सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है, और यहाँ अगर नेता लोग हमारे बैठे हैं तो उनको भी हम ध्यान आकर्षित करते हैं। आप लोग हमको गाली दिया करो, इससे समस्या हल नहीं है। हम लोग विवेक रखते हैं, आप लोगों का सम्मान रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी जो ड्यूटी है इससे छूट जाए। आपकी मजबूरियां हम समझते हैं, आपकी मर्यादाएं हम समझते हैं, इसलिए सीधे लोगों को हमने ऐसा नहीं कहा है। जितना में वो प्रस्ताव हमको इसलिए करना पड़ा कि अगर सरकार नहीं कर सकती है, हमारे नेता नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ जो समाज हमारा बैठा है वो हम संकल्प लेते हैं कि 3 करोड़ लोगों को हम स्थापित करेंगे। बराबर है ना? आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, करना पड़ेगा। और हमने बहुत शुरू किया है, केवड़िया के लोगों के लिए पुनः स्थापन करने का लोगों ने शुरू कर दिया है। तो छठवा जो है वो हमारे अलग अलग राज्यों एवं केंद्र की सरकार संविधान में आदिवासियों की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने की वजह से किसको शेड्यूल करते हैं यानी कि सूची में रखते हैं, और किसको डिशेड्यूल करते हैं यानी कि विकास देते हैं। और करीबन 150 समूह आज भी देश में ऐसे हैं जो आदिवासी है, लेकिन उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया। दूसरा ये भी है कि सिर्फ हमारा क्षेत्र की सूची जातियों की ही ऐसा नहीं है। 5वीं और 6वीं अनुसूची का प्रावधान ये है कि जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं वो इलाके भी शेड्यूल किए गए हैं, लेकिन ये शेड्यूल करते समय कई इलाके ऐसे हैं जिसको छोड़ दिया गया इंटेंसली। बोल दे रहा है कि हमारे आदिवासी समुदाय होने के बावजूद अंदर उनको नहीं होता है कि चलो उनको लगा उनको ले जाओ, उनको अंदर डालो, ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हम मानते हैं कि ऐसी खिलवाड़ भी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। सही मायने में होना तो ऐसा चाहिए था कि आदिवासी लोग तय करेंगे कौन आदिवासी। आप कौन होते हैं तय करने वाले कौन आदिवासी है और कौन नहीं, लेकिन हम नहीं तय कर सके क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं थे। और इसलिए इस मकाम पे पहुंचने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और आदिवासी इलाका भी हम लोग घोषित करें। वो क्यों घोषित करें? हम जो रह रहे हैं वो इलाका भी आदिवासी नहीं है। लोगों ने बम्बई देखा है, उन लोगों को तो थोड़ा बहुत पता होगा। एक समय में पूरा बम्बई आदिवासी होता था, और 1000 साल में मोदी और आदिवासियों के सिर्फ दूसरे कोई नहीं। ये बम्बई का इतिहास। लेकिन धीरे धीरे करके सबको बाहर निकाल दिए, सबको पूरे कर दिए, सबकी जमीन ले ली गई। आगे बढ़ते बढ़ते अभी ऐसा हुआ कि जो गुजरात की जो बॉर्डर है उमरगांव तक, वहां तक ये कुछ न कुछ करने लगे।
एक तो बुलेट ट्रेन लाए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित किया और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान होकर पसार होता है तो गुजरात की और राजस्थान की 60% आदिवासियों की जमीन इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में चली जाएगी। ऐसे 18 कॉरिडोर लोग देश में उन्होंने घोषित किए हैं जो आदिवासी इलाकों में होके पसार हो, इसलिए आदिवासियों की शेड्यूल एरिया की तो पूरी जमीन चली जाएगी। फिर भारतमाला, फिर ये रेलवे, ये करके पूरे हम लोगों को तो तहस नहस कर देंगे। तो काय लिहिले ते वाचून दाखव ना। हम अकेले अकेले क्या कर सकते हैं? तो इसलिए ये अगर लड़ाई का भी मौका होता है तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार ये जो विकास का मॉडल लेके बैठी है, आप जल नहीं रहने दोगे, जंगल नहीं रहने दोगे, जमीन नहीं रहने दोगे, तो आप लोग भी कैसे दोगे? आप तो सब प्रदेश भागने लगे हैं पैसा ले लेके। और जो होने वाला है वो राजकुमारी ही कह देते हैं। 2 वर्ष पहले उसके बारे में सब कुछ तो बोला है, लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरा प्रोजेक्ट इस तरह से आ रहा है कि बड़ा बंदरगाह होने वाला है। पहले से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बुलेट ट्रेन है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है। ये सारे प्रोजेक्ट 20 किलोमीटर के भीतर चले जाते हैं और उसमें सारी भूमि हम महाराष्ट्र के 5वें जिले में रहते हैं, तो सारी भूमि पिछड़ों के 5वें अनुसूची में आती है और इसी में सारे प्रोजेक्ट होने से हमारे लिए कुछ भूमि बचने वाली नहीं है। तो ये होते हुए भी उन्होंने भी क्या किया है कि एक नया बड़ा बंदरगाह पागर में कहानी तहसील में वालूका में होने वाला है बंदरगाह, और ये कुछ 65,000 करोड़ से होने वाला है। लेकिन इसका ये जो बंदरगाह जो है कि भारत में ऐसा पहला बंदर हो रहा है कि इसको फॉरश्योर बंदर कहते हैं। फॉरश्योर यानी समुद्र का पानी जब आता है और कम होता है तो उसी क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसलिए बनाया जाएगा कि ये जो पिछड़ में भूमि आने की वजह से वहाँ वो बंदर बना नहीं सकते। और दूसरी बात है कि जो हमारा डालू तहसील है वो पूरा इको सेंसिटिव जोन जाहिर किया है, घोषित किया है, तो उसकी वजह से वो नहीं बन पाते हैं। और घोषित इसलिए किया है इको सेंसिटिव जोन कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर उसने निकाला था कि वहाँ सारे चीकू के बगान है, नारियल के बगान है और ये इंडस्ट्री की वजह से सारे बगान ध्वस्त होते हैं, इसलिए उन्होंने इको सेंसिटिव जोन उन्होंने घोषित किया है। तो ये इसकी वजह से वो कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ नहीं बन पाता। तो उन्होंने ये सोच लिया कि अगर ये होता है तो ये सारे ध्वस्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वो किया है। तो ये 20 साल पहले ऐसा ही बंदर आया था तो उन्होंने उसको सेंसिटिव जोन ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया था। लेकिन ये 2015 के बाद वापस वही बंदरगाह आ रहे हैं और अभी वो कहते हैं कि हम भूमि पे नहीं बंदरगाह लाएंगे लेकिन वो समुद्र में करेंगे, इसको फॉरश्योर करते हैं। और फॉरश्योर ऐसा होता है कि वो भारत का पहला बंदर है और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बंदर ये बंदरगाह होने वाला है। तो उसी में उसमें से अगर बंदर होता है उसमें 5,000 एकड़ यानी 2,000 एकड़ भूमि समुद्र में मिट्टी और पत्थर डाल के बनाएंगे। 2,000 एकड़ यानी 5,000 एकड़ समुद्र में एक आइलैंड बनाएगा और उस आइलैंड के ऊपर वो बंदर बनाएगा। साथ ही वो 2,000 एकड़ की मिट्टी वो तो पहाड़ से लाएंगे, मतलब एक तरफ समुद्र में मिट्टी का आइलैंड बनाएगा, वो उस मिट्टी के लिए हमारे पहाड़ और भूमि खुदाई जाएगी। तो मतलब हमारा समुद्र भी व्यस्त हो गया और हमारी भूमि और जो भी पर्यावरण बचा हुआ है वो भी जंगल उसमें नष्ट होने वाला है। तो इस तरह से जो बंदर है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। और साथ ही 500 एकड़ लैंड, पहले तो उन्होंने कहा था कि हम 500 आपके भूमि के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 500 एकड़ लैंड 500 एकड़ भूमि के ऊपर ले रहे हैं। उसमें 16 गाँव विस्थापित होने वाले हैं और लगभग 1 लाख लोगों का वहाँ से विस्थापित हो जाएगा। ताकि वो डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष विस्थापित होंगे, वो 16 गाँव है, वो 1 लाख
लेकिन बाकी के विषय भी तो इनडायरेक्टली, क्योंकि समुद्र में अगर एक आइलैंड बनाएंगे, बेट बनाएंगे, तो वहाँ मिट्टी डालेंगे, पत्थर डालेंगे, तो वो जो पानी जो है टाइट का वो दूसरी जगह जाएगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग अवस्थान में होने वाला है। तो ये बहुत खतरनाक ऐसा ये बंदरगाह होने वाला है। तो इसलिए ये बंद हो ऐसा हम चाहते हैं। और साथ ही वहाँ ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई ये सारे कॉरिडोर बंद हो ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम चाहते हैं। तो प्रस्ताव हम लोग में रखे। हम हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को ये प्रस्ताव पारित करने के लिए, आपकी अनुमति देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। माननीय अशोक जी चौधरी साहब ने दिया है दादा, एक आपके बैग में है। राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने जो प्रस्ताव पढ़े हैं पूर्णतया आप पहले तो मैं आदरणीय चौधरी साहब ने जो प्रस्ताव पढ़े हैं उनका आप सबकी तरफ से समर्थन करता हूं।